हेलो, वेलकम। तो ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देखिए, हम संपूर्ण गोदान पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारी क्लासेज हो चुकी है और हम अब फास्ट ले रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, 10 दिन मात्र है। तो मैं अब फास्टली ले रही हूँ क्योंकि पॉइंट तो कहीं से भी बनता है, इसलिए। तो ये सिलिया की बातें हो रही थी। सिलिया की बातें हो रही थी, तो सिलिया चमारिन थी। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कि सिलिया कैसी थी। सांवली छरहरी बालिका थी जो कि रूपवती ना होकर आकर्षक थी और उसके हास में चितवन में अंगों की विलास में हर्ष का उन्माद था। तो ये लाइन आएंगे क्योंकि रंग रूप में से प्रश्न पूछा गया है और 4 बैलों से मराई हो रही थी। तो फिर वो पहले ना, ये जैसे कि अनाज का जो भूसे निकाला जाता था ना, मतलब वो दाने बंद रहते हैं ना कवर में, कोई भी अनाज, धान भी अंदर छिलके में बंद रहते हैं, तो उसको मराई की जाती थी। तेल भी, तो सरसों सब छिलके में बंद रहते हैं, तो उसको ना बैल चारों तरफ घूमता था, 4 बैल जोड़ दिया जाता, तो मराई हो रही थी धान की चमार। पहले मशीन नहीं थी ना, मशीन तो बाद में मशीनीकरण हुआ है। और ओसाना के भूसे निकालना, हवा के जो विपरीत दिशा में रहते हैं तो वो उड़ता है, तो ये कर रहा था। ये सब है, तो डिटेल से हम बाद में पढ़ाएंगे, पॉइंट देखते देखते जाते हैं, है ना। तो देखिए, सिलिया ये सब बता दिए थे। सिलिया की बातें आ रहे हैं। 2 पैसे गुलाबी रंग के लिए वो किया था। 2 पैसे दुलारी, होली में 2 पैसे दुलारी से उधार लिया था। 2 पैसे की गुलाबी रंग। देखिए, तो सिलिया क्या ली थी? 2 पैसे की गुलाबी रंग। इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और कभी पैसे ना दिए तो सिलिया के पास आकर तो फिर वो मांगने आई थी, पैसे दे दो। और वो अनाज ओसा रही थी, भूसे निकाल रही थी। तो माता दिन वहीं आसपास था, लेकिन थोड़ी दूर चला गया। तब सहुआइन चिल्लाने, लाओ मेरा पैसा दो, जगह की 4 पैसे का अनाज अब क्या जान लेगी क्या? तो वो बोली कि चिल्लाओ मत सहुआइन, जान लेगी क्या? तो वो अनाज ही दे दी। अब ये तो डिटेल से है, तो अनाज दे दी और इतने में दाता दिन आ जाता है। अब देखो, सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दिन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्व से, तुम्हारी चीज़ मेरा कुछ भी नहीं हत्या। तो यहीं पे है ना, दाता दिन वो आके उससे अनाज रखवा लेता है कि क्यों दिया उसको अनाज। तब वो सिलिया बोल रही है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये है। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज़ है, मेरा कुछ भी नहीं है? वो तो उस घर में काम कर रही थी, तो उसका कुछ भी नहीं है। माता दिन आंखें निकाल कर बोला, तुझे अख्तियार नहीं है, काम करती है, खाती है, जो तू चाहे खा भी लुटा भी, यह यहाँ नहीं होगा। तो ऐसा ही देखो, घरों में ऐसा होता है कि स्त्रियाँ काम करे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, और ऐसा बोला जाता है, हर एक घर में बोला जाता है। अगर तुझे यहाँ पढ़ता होता तो कहीं भी जाकर काम कर, मजदूरों की कमी नहीं है, खेत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा लेते हैं। तो ऐसा कौन बोल रहा है? माता दिन बोल रहा है। दाता दिन का बेटा है, ये कन्फ्यूजन होगी। दाता दिन पिता था, दाता पिता और माता बेटा है, तो ये दिन लगा लेना, ये ध्यान में रखना, ये बेटा है ना। इसमें कन्फ्यूजन होगी जब कम देखे रहेंगे तो इस तरह से हुआ है। सिलिया सोच रही थी, फिर खूब रोई धोई है, और फिर अब यहाँ देखना, उसका बाप आ जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। झिंगुरी और दाता दिन, तो ये सब है, तो ये बाद में डिटेल से करेंगे। सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था। अब देखो, हरखू का आ जाएगा पात्र से, तो पात्र हरखू है, बूढ़ा कितने 60 साल का है, ये याद रखना है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब हम न कहीं छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम पॉइंट देखना है क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ना है ना, तो इसलिए। और ये रहा, सूखी मिर्च की तरह सूखा पिचका हुआ था। अब ये देखना, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। IMP। सिलिया का बाप हरकू 60 साल बूढ़ा और काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, अब आज या तो माता दिन को चमार बनाएंगे छोड़ेंगे और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही। तो सिलिया को वो भगा के ले आया था अपनी चिपनिया। वो लड़कियां ऐसे भोली होती है, किसी के बातों में आ जाती है और फिर उसके घर माँ बाप के घर छोड़ के आ गई। तो ऐसा शुरू से ही ज्ञान होना चाहिए कि किसी के में बहकावे में लड़कियां नहीं आए। देखो क्या हाल हो जाता है। और फिर जो हमारे होकर रहे तुम बाभन नहीं बना सकते तो मुद्दा तुम्हारे चमार बना सकते हैं, मैं बाभन बना दो। हमारी सारी बिरादरी बनाने के लिए जब समर्थ नहीं है तो तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो और साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो, हमारा धर्म हमें दो। तो वो सब कौम ही आ गया था। सिलिया के पिता भाई सब आ गया था। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें करो हरको, तेरी बेटियां वही खड़ी है जो ले जहाँ जाए चाहे जा, जहाँ चाहे ले जा, और उसे बांध नहीं रखा है। कभी करती थी मजूरी थी लेती थी, काम करती थी मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। तो ये मजूरी के नाम पे वो लेके आ जाता है। सिलिया की माँ उंगली चमका कर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाब करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती तो तुम इसी तरह बातें करते देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सिलिया के अकेले ना ले जाएंगे, उसके साथ माता दिन को भी ले जाएंगे। ये इज्जत बिगाड़, तुम बड़े नेमी धर्मी हो और उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी ना पियोगे। वह चुड़ैल है और वह सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहौर दे देती। ये उसकी माँ बोल रही है, ये उसकी माँ बोल रही है। तो है ना, ये आ सकता है। हरकू ने अपने साथियों को ललकारा, ये है। तो बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। दाता दीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल कर, दो चमारों ने माता दीन के मुंह में बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिया, फिर भी घिनौनी वस्तु के होठों में लग गई थी और मलती हुई मुंह अपने आप खुल गया और हुड्डी कंठ तक जा गया। इतने खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए। तो ये है लुटेरे की मुहाजिम। माता दिन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वो गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था। ये है माता दिन का व्यवहार अच्छा नहीं था। मतलब एक लड़की को तो घर में लेके आ गया था बातों में, और गांव के हर एक औरत को ना उसी निगाह से देखता था। तो ये कुछ परसेंट 1% ही कुछ रहते हैं, आधे %, लेकिन गंदगी एक भी गलत होता है। होरी ने कहा, अच्छा बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यह चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो क्या आबरू बनेगी। यह होरी आके लड़ाई को शांत कर रहा था। तो इस समय एक क्षण शत्रु का विजय पाकर आक्रमणकारियों ने, तो यह माता दीन क्या कर रहा था, वो उसके मुंह में हड्डी कर दिया तो क्या उल्टी कर रहा था। ये सब है माता दीन क्या, ये सब है देखना। अभी मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। ये मर्यादा यही सब है, लड़ाई उड़ाई। फिर सिलिया को घसीट के ले जाता है उसका परिवार। अब यहाँ देखो लास्ट का मैं कर देती हूँ। तो ये धनिया दया समझते हो, सिलिया की ओर करुण नेत्रों से देखा। तो देखो देखो यहाँ पर है, सिलिया को घसीट माता दिन के पीछे ये है। देखो सिलिया दृष्टा से, तो उसका भाई सब ना सिलिया को घसीट के ले जाता है, बाल खींच के ना घसीटते हुए ले जाता है। इसमें है, लेकिन मैं बताने लगूंगी तो देर हो जाएगी। आगे बहुत सारा करना वो है, पॉइंट भी देखूं तो बहुत हो जाता है। तब फिर वो बोली कि नहीं, मैं तो रहूँगी उसी के वहीं पे, क्योंकि एक का हाथ पकड़ा है तो उसी से निबाह करूँगी, दूसरे जगह नहीं जाऊँगी, ऐसा सिलिया बोलती है। और साड़ी को लहू के रंग से रंग गई थी, कहीं घाव पक गया था। देखा ना, है ना। कहते हो माता दीन का हाथ जोड़ लिया। खलिहान जाकर वो अनाज ओसाने लगी, तभी अनाज
मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई। होरी ने बैलों को पैरे से बाहर निकालकर ये सब है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो हम छोड़ नहीं पाते हैं। सिलिया उसकी करुण नेत्रों से, यहाँ निर्दयी कौन नहीं दादा, मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या पंडित ने कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तो फिर वो आ जाती है, तो वो फिर पंडित बोलता है कि मेरा तुमसे वास्ता नहीं, तो वो भी छोड़ दिया। समझते होगे इस तरह मुंह की लाली रख लेंगे इस तरह, लेकिन जिस बात से दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी है ना दे, मेरे लिए क्या मजूरी अब भी करती हूँ तब भी करूँगी। सोने के हाथ भर जगह तुम्हीं से मांगूंगी तो क्या तुम ना दोगे। धनिया दयाद्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल। फिर देखो इसको भी धनिया रखती है, पहले झुनिया को रखी और फिर ऐसे, तो ऐसे ही होते हैं। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती है तो लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक छोटी बेसी खा लेंगे और क्या करेंगे, एक रोटी बेसी खा लेंगे। मतलब ऐसा वो बोलती है कि मतलब एक बिगड़ेंगे तो एक रोटी ज़्यादा खा लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना सरकेजम में। तो करेंगे तो कोई उसकी दुबेल हूँ क्या, उसकी इज्जत ली है, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरी तुमसे कोई वास्ता नहीं। अब देखिए लड़की को जहाँ एक लड़की घर से दूसरे घर में रहने लगी, अनजान घर में, तो वो तो फिर उसको बिरादरी से निकाल लिया, चमार जाति के बिरादरी से निकाल दिया। अब इसके यहाँ रह रही थी तो ये भी बोलता है नहीं रखेंगे हम तुमको। तो ये तब धनिया फिर बोलती है कि आदमी है या कसाई, यह उसकी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, अब तो बिहार करते हैं रहे। जब बिहार कर रहे थे मतलब उसके साथ घूम रहे थे, अब कहते हैं कि मुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वाले ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया, यह कोई अच्छा काम नहीं है। सिलिया को चाहे मार ले जाते, चाहे दुलार कर लेते, वह उनकी लड़की है, मतई को क्यों बेधर्म किया। धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो, मर्द सब एक होते हैं। धनिया ये बोलती है, इसको मतई ने बेधर्म किया, तब तो मतई ने बेधर्म किया मतलब वही माता दीन को मतई बोला जाता है ना, ये ध्यान में रखना। माता दीन को मतई यहाँ पे होरी बोल रहा है, माता दीन को मतई कहा जाता है, तो ये याद रखना। अब तो मतई बेधर्म हो गया, तो ये है क्या सिलिया धर्म ही नहीं रखी तो चमारिन पर नेक धर्मी बनते हैं। क्या बड़ा अच्छा किया हरखू चौधरी ने ऐसे गुंडों की सही सजा है। तू चल सिलिया, मेरे घर ना जाने बेदर्द माँ बाप को बेचारी सारी पीठ लहू लुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिर गई। तो ये देखिए ये 23वां पॉइंट ख़त्म हुआ ये। तो इस तरह फिर धनिया ही सिलिया को रखती है, तो वेरी इम्पोर्टेंट था, इसको छोड़ना नहीं। और फिर सोना 17वें साल में आ गई है, उसकी विवाह करना है, आवश्यक है। सोना 17वें साल विवाह के समय, ये भी एक क्वेश्चन में आएगा कि सोना कितने समय में आई, कितना साल में शादी हुआ था, 17वें साल में। और शुरू में था कि कितना सोना का उम्र था जब उपन्यास लिखा गया था, तो 12 साल दिया हुआ है, तो कई जगह ये उम्र का लोचा होगा। तो देखिए शादी के समय 17वें साल की थी, ये याद रखना। और 2 साल से इसकी फिक्र में था। तो ये देखो कोई कुलीन बर मिल ढूंढ रहा था, झिंगुरू सिंह, मंगरू साहू, कन्या ऋण, ये सब है, बहुत सारे इस कन्या के लिए कर रहा है। कन्या ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा, कुछ कन्या दे देंगे, हंसने वाला ना होगा। कुछ कन्या विवाह, जो कि दहेज नहीं देना है, कुछ कन्या देना उसको बोलते हैं। उसकी बहनों के विवाह 3 बाराती आई थी, वो धनिया की बहनों की। तो इस तरह है। अब इसको देखना है कि होरी उसका सोना का शादी किससे हुआ है। बिंदेश्वरी के एक पुत्र के पिता हो चुके थे। तीन भर ताश खेलते और
तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते हुए। दिन में कई बार होरी के द्वार आया करते थे। तो यह है बिंदेश्वरी। ये आप रोक के भले क्लास देख सकते थे, थोड़ा सा वो मैं दे रही हूँ। आपको टाइम हो तो देख लेना। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि बहुत सारा है, मैं पॉइंट ही दिखा रही हूँ। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा कि तुम झूठ बोलती हो भाभी, मैं बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता हूँ। चिड़िया एक बार परच जाती है तो दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे। वो दुलारी सहुआइन है ना, उससे वो मजाक करता था। तो ये है, तो बहुत रोचक है, पढ़ो तो अच्छा लगेगा, लेकिन फुर्सत होना चाहिए। फुर्सत ही नहीं रहता है बुक इतना पढ़ने का। अच्छा, तो ये दुलारी सहुआइन से 200 रुपये वो लेता है। इसमें ये ध्यान में रखना, सोना के शादी के लिए 200 रुपये वो उधार लेता है, वही दिया है। और बहुत उससे मजाक उजाक करता है बहुत सारा। तो ये है। तो एक दिन वो उसको, मैं कहानी बता देती हूँ। तो सोना सुन ली थी कि बाप रे, मेरे घर में बातें हो रही थी कि 200 रुपये लेके आए हो तो फिर क्या करोगे धनिया, ये सब बातें कर रही थी। तो वो लड़की सुन ली। तो फिर सिलिया को भेजी है उसके घर। ये देखो, दोनों बैल नाद में सनी थी। कुत्ता जमीन पर टुकड़े का इंतजार कर रहा था और सोना के सामने वृक्षों की ओर ताकते हुए, ऐसा ब्याह नहीं करना है जहाँ माँ बाप। देखो, ये सोना का कथन है। ये सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। तो फिर लड़की, किसी को अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बाप का कर्ज से वो डूबा हुआ है और मेरी शादी अच्छे घर में भी हो जाए, मैं सुखी रहूँगी, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो सिलिया को भेजती है। बिना दहेज आदमियों की ब्याह होता है पगली, बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला भी मिलेगा नहीं। जाएगी बूढ़े के साथ भी। बूढ़े के साथ क्या जाऊं भैया, बूढ़े जो झुनिया को ले जाए, उन्हें किसने क्या पैसे दहेज दिया। जैसे कि झुनिया को उसका भाई ले आया था, तो बूढ़ा तो नहीं था, जवान था। तो वो बोल रही है कि झुनिया को ले गया तो वो कितना पैसे वो दी थी, तो प्रेम किया था ना, तो ले आया। तो इसी तरह ये भी बोल रही है, उसका उदाहरण दे रही है। तो ये है। तो मैं तो सोनारी वालों के कह दूं, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूं। तो देखिए, उसका सोनारी नाम था, सोनारी गांव का नाम था जहां ब्याह हुआ था सोना का। तो ये याद रखना, मैं अभी डिटेल से नहीं पढ़ा रही हूँ, मेन पॉइंट देख रही हूँ। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से हुआ था। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना। सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, वह मालूम हुआ कि बांस की कैन है। बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। तो फिर कहा, मेरी कोई अख्तियार नहीं है तो क्या, गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। मैं बाप ने मर मर के पाला पोसा है, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उनके कर्जे से लादती जाऊं। माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से चाहे जितना चाहे लड़की को दे दे, पर मैंने मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे के तंग हैं तो आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मंजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। तो देखिए, गोमती नदी है, ये बहुत दूर है, तो उसमें मैं डूब के मरूंगी। तो ये देखो, छुपी हुई है तथ्य, मैं डूब मरूं, है ना। तो छुपे हुए तथ्य हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है ना। आई एम इम्पोर्टेंट है, गोमती नदी का जिक्र है। तो ये सिलिया को जान पड़ा कि उसकी आंखों में नई ज्योति आई। 200 के दूने हो जाएंगे, वो दादा कहाँ से लेकर आएंगे। अब जैसे कि अभी वो तो फिलहाल 200 रुपया है, तो फिर वो तो बढ़ के ब्याज जोड़ के 200 दुगुना तिगुना हो जाएगा, फिर मेरे दादा कहाँ से देंगे।
वो लड़की सोचती है, लड़की हर समय सोचती रहती है घर के बारे में, जहाँ रहती है उसके बारे में सोचती है। तो इसमें अक्ल का कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरे आँखें नहीं है कि मैं पागल हूँ? 200 में 100 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दूना हो जाएगा। तब रुपये की ब्याह में 200 और ले, जो कुछ खेती बाड़ी सब नीलाम हो जाएगा। ये सब वो सोचती है, सब नीलाम हो जाएगा। तो उसको भेजती है, सिलिया को भेजती है सोनारी, और वहाँ मिल जाता है। तो पहले तो ऐसे ही था, बहुत ही अच्छा रहता था लड़का लड़की का संबंध। माँ बाप बातें करते थे, माता पिता ही बात करके आते थे, और लड़की चुपके से सुनती थी, लड़का लड़की और मिलने को आतुर रहते थे। प्रेम अंदर ही अंदर होता था, और एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे, लेकिन उसकी समाचार एक दूसरे गुप्तचर के द्वारा सुनाया जाता था। प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चल दी, होरी को ने रोक लिया धनिया के। तो ये सब है, और चलने लगे। धनिया ने चूल्हे और बर्तन बना रही थी सोना संशय। ये सोनारी की ये उधर वहाँ गई है गौरी महतो। तो एक लालची है, मथुरा में दया है, धर्म है। मथुरा उसका पति जो होने वाला था धर्म है, लेकिन बाप की तो इच्छा होगी, वह उसे माननी ही पड़ेगी। मगर सोना, तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लेना, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर उसका बाप था बहुत लालची। तो धनी की लड़की से ब्याह कर, तुझे जैसे पैसे के साथ मेरी ब्याह निभाना होगा। तो ये सब है। और गौरी महतो उसके पिता का नाम था। सोनारी शादी हुआ था, गौरी महतो उसके पिता का नाम था। तो ये याद रखना। और मथुरा उसके पति का नाम था, मथुरा से शादी हुआ है। तो ये पॉइंट बना लेना, मथुरा है उसका जो होने वाला पति है। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और गौरी महतो उसका ससुर था सोना का, ये याद रखना है। तो मगर सिलिया अभी तक आई नहीं, क्यों नहीं, कौन दूर है? तो ये सब है। और फिर दोनों बाप में बेटा बाप उसको वो सिखा दी। मथुरा को जाके बोल दी कि सोना ऐसे बोलती है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे, और खोजती खोजती पास गई और संदेशा कह दिया। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे क्या कहूँ, मेरे पाँव गिर बोला। सिलो, मैंने सब सुना है कि सोना मेरे घर आ रही है, और जब से आँखों की नींद हर गई है उसकी गालियाँ मुझे फल रही है। लेकिन काका को क्या करूँ, फल गई, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका, मैं तो ना सुने तो सोना की जिद्दीन है। सोना ने टोका तो ना सुने तो सोना की जिद्दीन है। जो कहा वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रहोगे। मतलब सोना नहीं शादी करेगी, और सोना को वो देख चुका था, तो उसके मन में बस चुका था वो। तो फिर गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं। महतो के कितना चलते हैं? 4 पुर चलते हैं। कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का तक है। तो ये रखना। बस उसी क्षण ढेरों को वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया, और महतो को देख मुझे हंसी आ गई कि जैसे कोई घिसियारा हो। हाँ, भाग की बली है, बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो, ये सिलिया कह रही है। गौरी महतो कहते हैं, तुझे क्या मतलब है, मैं चाहे कुछ लूँ या ना लूँ? और बोलने वाला मथुरा कहता है कि तुमको लेना देना है तो ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँ कर लूँ। बात बढ़ गई। गौरी महतो ने पनहिया उतार कर मथुरा को खूब पीटा, और कोई दूसरी लड़का इतना मार खाकर बिगड़ खड़ा होता। मथुरा एक घूसा भी जमा देता तो महतो फिर से उठता नहीं, क्योंकि पतला दुबला था। मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ ना बोला। पिता का लिहाज कर रहा था और मार खा रहा था। सैकड़ों गालियाँ दी, मगर क्यों ना सुनने लगी। मुझे उनका यह क्या डर था। मैंने सफा कह दिया कि महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक ना जाएंगे, ना तुम्हारी धनवान हो जाएंगे, तुम ही धनवान हो जाओगे। वह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू ना पाओगे।
तो ये सिलिया बोलती है, सोना ने सजल नेत्रों से पूछा, मैं तो इतनी बात पर उन्हें मारने लगे। तो ये सिलिया आकर कहानी बताती है कि वहाँ गई है तो क्या क्या हुआ है। तो सिलिया ने यह बात छिपा रखी है। अब ये महतो ने, आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो, आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो, महतो ने कहा, गौरी महतो ने। वो ये देखो, संयम ना रखी, बोली वही गोबर भैया वाली बात, तो कलंक चांदी से ही धुलता है। इस बार मथुरा बोला, काका कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, तो उससे 2 लड़के भी है। देखो, सब गलत काम कर चुके हैं शुरू से ही। मथुरा के मुंह से इतना निकला था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया, और जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी, बिना लिए ना मानेगा। दोनों घर चली। सोना से सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था। सोना का क्या था, दोनों रास्ते में, पहले वो खेती का होता था ना, तो क्या था, सोने के सिर पर चरसा था, रस्सा था, जुए का भारी बोझ था। पर इस समय उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। मतलब उसकी वहाँ ध्यान ही नहीं था, उसके ये था स्फूर्ति सोता, और वह मूर्ति सामने खड़ी थी। देवियाँ गोद में उठाए, आकाश छाई लालिमा। तो ये है, उसी रात सोने को बड़े जोर आया। सोना को बड़े से जोर। व तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ एक पत्र भेजा। तब फिर ये स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी मेहता को गौरी राम का राम राम। देखो कितना वो था उस समय, व्यवहारिकता कितना था कि पत्र आया। आगे जो हम लोगों ने दहेज की बातचीत हुई है, उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आ गया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर जेरवार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना अखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, तो हम तुमको सौगंध देते हैं, जो कुछ मोटा महीन जुड़े बारातियों को खिला देना। अब वह भी ना मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। और हाँ, तुम खुशी खुर्रमी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी प्रश्न बना सकता है। होरी ने पत्र पढ़ा और थोड़े दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष भरे उछला और ये सब देखिए। तो होरी हत बुद्धि आंगन में खड़ा था। धनिया उदारता प्रतिक्रिया से बोली, गौरी महतो सज्जनता ने जगा दी थी, संदेशा हुआ। तो ये चला, आगे चलती गई। तो ये है, धनिया बोली, तेरा मरम भगवान ही जाने। पत्र लिखवा है तूने, कुल मर्याद राग छोड़ दी तेरा। धनिया बोली, मुंह देखकर बीरा जाता है, जानते हो। तो ये देखिए, ये भी पॉइंट बन सकता है। मुंह देखकर बीरा जाता है, पान का जो होता है ना बीरा, तो वो मुंह देखकर, जैसा मुंह होगा वैसा ही जाएगा ना, बड़ा खोलेगा। तब गौरी ने अपने शान दिखाते हुए, अब भी भलमानसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। तो होरी, ये धनिया बोलती है, होरी का नाक सिकोड़ कर कहा। होरी ने तो दिखा अपनी भलमानसी देखे कहाँ है। तो ये देखो 24वां भाग ये है, सोना के ब्याह के बारे में है। तो ये याद रखना है। 25वां भाग है, भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। अब ये भोला इधर दूसरी सगाई करके लाया था, एक औरत थी, वो भी जोरदार थी, तो उसकी भी बात है। तो इतने पात्र हैं, और फिर सब पात्रों से आता है। जब झुनिया हुक्का पानी देती थी समय खाने। तो ये है, ये देखो, शेर आधा दूध देही चोरी बेच लेती, 30-40 रुपया हाथ में कर लेते। अब देखो, ये भोला ने दूसरी सगाई की है, तो उसकी नाम है, वो आगे मिलेगा, देखते हैं। अब ये नोखे राम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नोखे राम मोटे
खलवाट लंबी नाक छोटी आँखों वाले थे, आदमी थे। तो नोखेराम के बारे में एग्ज़ाम में आता है। ये आईएमपी है, तो यहाँ दिल लगाया हुआ है, तो आपने इसका नोट बना लेना। और लिफाफे ओढ़ कर आते थे और उन्हें, तो ये सब है। देखो 7 भाई, उनके बाल बच्चे भी सभी थे, आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे के अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआ ठाठ निभाना कोई आसान काम ना था। तो नोखेराम कैसा था? नाटे मोटे, खलवाट लंबी नाक और छोटी आँखों वाले सांवले आदमी थे। ये 2026 का पैटर्न है, एग्जाम में देख ले दिसंबर में। सबके रंग रूप कहीं से भी पूछा गया है। तो ये ऐसा है नोखेराम, इसको याद कर लेना। और लिफाफे ओढ़कर और उन्हें तेल की मालिश करवाने बड़ा आनंद आता था नोखेराम को, इसलिए कपड़े हमेशा चिकट रहता था। तो उसकी क्या विशेषता थी, तो वो बताया गया है कि बड़ा सा पग्गा बांधते थे, नीचा कुर्ता था पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते और उन्हें तेल मालिश कराने में बहुत आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा चिकट होते थे। और उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उस पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का नार्वे, उसका नोखेराम का लड़का कहाँ गया था? नार्वे में अंग्रेजी पढ़ता था। उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम ना था। तो देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कहाँ से देखो, कहाँ से क्या नहीं आ सकता है। राय साहब ने उन्हें केवल 12 रुपये वेतन पे रखा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 12 रुपये नोखेराम राय साहब के यहाँ 12 रुपये वेतन पर काम किया था। चंगुल में फंस जाए तो बिना मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम ना था। मतलब खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम ना था। तो ये देखिए, इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे ना छोड़ते थे। वहाँ तो 12 रुपये मिलता था, लेकिन 100 रुपये खर्च था। और पहले 6 रुपये वेतन मिलती थी। पहले कितना मिलती थी? 6 रुपये। तब असामियों को इतनी नोच खसोट करते थे, तब से 12 रुपये हो गए थे। तब उनकी घृणा भी और बढ़ गई, तृष्णा भी बढ़ गई। तृष्णा है, सॉरी, मुँह अपना आँखें कुछ देखता है, मुँह कुछ बोलता है। उनकी तृष्णा और भी कुछ बढ़ जाती, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की ना करते थे। तो उसका सब समझ जाता है ना, जिसके यहाँ जो काम करता है उसके हाव भाव समझ जाता था। तो उसके लालच बहुत था, तो इसलिए उसके तरक्की नहीं करते थे। गाँव में और भी सभी किसी न किसी रूप में दबाव मानते थे। और नोखेराम का अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्तों को उंगली पर नचाते हैं, और तो पटेश्वरी को भी घमंड था। पटेश्वरी को घमंड था कि हम कायस्थ हैं। तब ये याद रखना कि नोखेराम क्या था? ब्राह्मण है और कायस्थ, पटेश्वरी कायस्थ है। और ऐसे बीच से गूढ़ता से प्रश्न बनती है एग्ज़ाम में। तो ये कलम बादशाह इस मैदान में कोई हमेशा बाजी लगा ले तो जमींदार कौन है? और डूबता है। नोखेराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, नोखेराम पंडित है तो 5 ब्राह्मणों को एकादशी करता है। पटेश्वरी हर पूर्णिमासी को सत्यनारायण का पूजा कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। पटेश्वरी लाला था, तो कायस्थ लाला होता है ना, कायस्थ, तो वो 10 सत्यनारायण भगवान की पूजा कराता था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। नोखेराम क्या करता था? एकादशी करता था। पटेश्वरी पूर्णिमासी करता था और नोखेराम एकादशी, ये याद रखना है, व्रत करता था। ये भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, ये 10 ब्राह्मणों को भोजन कराता था, डबल। वो कायस्थ जो था, जो पहला उनका जेठा लड़का सजावल हो गया और नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी 10वां पास कर ले और तो उसे भी कहीं नकलन वीसा दिला दे। इसके लिए हुक्म फैसली सुभावे और सलामी करते हुए एक बात पटेश्वरी उनसे, देखो तो एग्ज़ाम डेट आया ना, तब से अंदर में हलवली मच गई है कि, और लेकिन सब देखो हर इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। नोखेराम को भी अपनी शान से पूरी तरह है।
और ये 36 भाग है, 25वां पर हम पहुँचे हैं। तो ये सब है, तब ये सब बाद में करें, डिटेल से पढ़ेंगे। उसकी स्त्री नोरी ने प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए वहीं जाएंगे, तुम्हें लाज नहीं आती? नोरी उसकी दूसरी पत्नी थी, भोला की दूसरी पत्नी नोरी थी, ये याद रखना है। भोला ने कहा, वो जो सगाई करके लाया था ना फिर से, तो वो भोला ने कहा, यही कौन सिंहासन है? ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। स्त्री खुशामद, नोरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी। अब नोरी कैसी है देखा, भोला का रहना कमाता, अपनी स्त्री खुशामद करके लाता, और नोरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है। अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी। देखो, गुलाबी धोती होड़ी भी पहना है इस उपन्यास में, गुलाबी साड़ी ये भी पहनी है। सैया भये कोतवाल, तो अब डर काहे का? भोला की आंखें फूट गई है क्या? चाहे रोज एक साड़ी पहने। अब क्या पूछना है, चाहे एक रोज साड़ी पहने। सैया भये कोतवाल, तो काहे को डर? तो ये कह रहा है। शोभा बड़ा हंसोर था, सारे गांव का विदूषक बालिद नारद। शोभा क्या था? ये हंसोर था और सारे गांव का विदूषक बल्कि नारद था, वो होरी का भाई। हर एक बात की टोह लगता था। और एक दिन नोरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोरी ने नोखे राम से जर दिया। शोभा भी चौपाल में तलवी। और ऐसा एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नोरी बनी बैठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोरी रानी इधर आओ, थोड़े आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोरी का भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहा है। तो ये सब है। नोरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। उसने यहीं